हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं चैप्टर 12 हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 12 में हमने एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, प्रथम सूचना इत्तला, वो हम देख चुके हैं। संज्ञेय मामलों में इत्तला हम देख चुके हैं सेक्शन 154 के अंदर का। और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 155। सेक्शन 155 अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 155 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन हमें यह देखने को मिलता है कि हम थाने गए, पता चलता है कि हमारी एफआईआर नहीं हो रही है और हम वहां जिद करके बैठे कि एफआईआर 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 करो। थाने वाले कह देते हैं कि एफआईआर होगी नहीं। तो हम इस चीज को ना समझते हुए कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ इस बात पे बहस करते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब एफआईआर लिखने के लिए जो मेन कंटेंट है वो ये है कि अपराध जो है वो संज्ञेय होना चाहिए। अब अपराध की दूसरी प्रकृति आसंज्ञेय, हमारा अपराध तो आसंज्ञेय प्रकृति का, लेकिन हम बहस यही कर रहे हैं कि हमारी एफआईआर नहीं हुई। वहां पर क्या होता है, जब अपराध आसंज्ञेय हुआ है, जो अपराध संगीन नहीं है, संज्ञेय नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या प्रोसीजर, ये सारी चीजें आज हम सेक्शन 155 के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सेक्शन 155 की जो हेडिंग है वो ये कहती है आसंज्ञेय मामलों के बारे में। बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। मतलब अब बात जो हो रही है वो ऐसे मामले में हो रही है जो आसंज्ञेय प्रकृति का है। तो यहाँ पर जो वर्ड निकल के आता है वो ये है नॉन क्या कॉग्निजेबल। मतलब अब जो एफआईआर थी, अब वो एफआईआर ना होकर अब जो चीज होगी वो एनसीआर होगी। नॉर्मल ये चीज है। अब मोस्टली जो जिसके पास इस चीज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, आम व्यक्ति आम जनमानुस को ये चीज नहीं समझ में आ रही, वो एनसीआर और एफआईआर को एफआईआर में ही बोलते हैं। जनरल आम बोलचाल में यही चीज आती है। तो इसमें जो तरीका है वो ये है कि 155 में एक किसी भी थाने के, मतलब कोई भी ऑफेंस होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थाने के अंदर ही वो जगह आती है। तो उस थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज अपने थाने की सीमा के अंदर, अगर उसे ये पता चलता है और उसे ये इत्तला मिलती है, दी जाती है कि भाई मेरे साथ ये अपराध हुआ है और मैं जिस थाने में पहुंचा हूं मैं उसी के अंडर में आऊं। जैसे मैं जिस जगह रहता हूं हमारा थाना लगता है नवाबगंज। तो अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं अपने थाने में ही जाऊंगा। तो उनको मैं जाकर ये इत्तला देता हूं, तो वो उस इत्तला को रख लेंगे अपने पास। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोफार्मा दिया है पर थाने में, एफआईआर लिखने के लिए अलग प्रोफार्मा है और एनसीआर लिखने के लिए अलग प्रोफार्मा है, उसमें वो उसको प्रविष्ट करेंगे, उसमें उसको लिख लेंगे और साथ ही साथ मुझे सजेशन देंगे कि आप संबंधित जो आपके मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाने के लिए हमें वो बताएंगे कि आपके जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं उनके पास आपको जाना चाहिए। ये सेक्शन 155 वन कहता है। अब इसमें जो आता है कि वो सेक्शन में इतना ही कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेंगे। क्यों करेंगे भाई, हम मजिस्ट्रेट के पास जाना था तो हम तुम्हारे पास क्यों आए, सीधी सी बात ये, तो हम सीधे वहीं जाते, हम यहां क्यों आए। तो इसके बारे में बताया गया सबसेक्शन 2 में। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है भार साधक अधिकारी थाने की सीमा के अंदर
आसंज्ञेय अपराध किए जाने की दी जाती है। तब वह ऐसी इत्तला का सार जो राज्य सरकार ने जो प्रोफार्मा दिया है उसमें लिखेगा और इत्तला देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा। यह धारा 154 155 एक कहती है व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। नंबर 2 में ये कहा गया है इस चीज का रीजन कि हाँ भैया हम आपके पास आए हैं, सरकार साहब जो भी अधिकारी बैठे हैं वहां पर, हम आपके पास आए हैं, हमारे साथ ये ऑफेंस हुआ है, हम इसकी सूचना आपको दे रहे हैं, इत्तला आपको देने आए हैं और आप हमसे कह रहे हैं आपने ये तो लिख लिया रख लिया अपने पास और आप कह रहे हैं कि हमें आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि पुलिस अधिकारी जिसने ये आपकी तहरीर ली है वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कार्रवाई या अन्वेषण या जो इन्वेस्टिगेशन है नहीं कर सकता है। इसलिए इसलिए वो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने की कि जब तक मजिस्ट्रेट साहब जो सक्षम मजिस्ट्रेट है जिसके क्षेत्र अधिकार में वो थाना है जहां के आप निवासी हैं, जब तक वो उसका आदेश नहीं देंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तब तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। नहीं करेगा, इसलिए वो मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए हमको कहते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मतलब इस आसंज्ञेय अपराध के होने पर जो थाने के बाहर साधक अधिकारी हैं वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक मजिस्ट्रेट साहब का आदेश नहीं मिल जाता। इसलिए वो हमें मतलब जो भी व्यथित व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं जो वहां गए हैं उनको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा जाता है। अब सेक्शन 155 3 आ जाता है। अब 155 3 में ये कहा गया है कि आदेश मिलने पर मतलब अब यहां पर हम गए मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दे दिया तब वो बाहर से आते व्यक्ति हैं अन्वेषण कर सकता है और उसको वैसी ही शक्तियां होंगी मतलब वो उन्हीं पावर्स का प्रयोग कर सकता है जैसी वो किसी संज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन में करता था या कर सकता था या जो पावर्स उसके पास संज्ञेय अपराध के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हैं उन्हीं का प्रयोग अब वो हमारे असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन करने में प्रयोग कर सकता है। ये सबसेक्शन 3 कहता है।
आदेश मिलने पर अन्वेषण कर सकता है और वैसी ही शक्तियों का प्रयोग जैसी संज्ञेय मामले में कर सकता है। मतलब बात वही है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इसको आगे बढ़ाइए, तो वो उसी सुर और ताल के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा, उन्हीं पावर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा जैसा इन्वेस्टिगेशन वो किसी संगीन अपराध के मामले में करता। ये सबसेक्शन 3 कहता है। सब सेक्शन 4 जो है, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, ये समझना चाहिए। अब इसके समझने में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई अपराध, कोई मामला ऐसा है, तो संबंधित मामले में एक, दो या दो से अधिक अपराध बनते हैं। मान लीजिए किसी, हम तहरीर लेके पहुंचे, उसमें जो हमने अपना पूरा प्रकरण बताया, तो वहां कई अपराध बन गए हमारे ऊपर। मान लीजिए हमारे ऊपर छोटा मोटा कोई ऐसा अपराध बन गया जो आसंज्ञेय है, एक दूसरा अपराध बन गया जो वो भी आसंज्ञेय है। मतलब 4 से 5 अपराध हमारे ऊपर बने, जिसमें से कोई एक अपराध ऐसा है जो संज्ञेय प्रकृति का है। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि अपराध मामले में अपराधों की संख्या 2 या 2 से अधिक है और उनमें से कोई भी एक अपराध है जो संज्ञेय प्रकृति का है, तो उस पूरे मामले को संज्ञेय मामले की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन उसी आधार से और उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि पूरा मामला संज्ञेय मामला हो। ये धारा 155(4) कहती है। जहां मामले का संबंध दो या अधिक अपराधों से है, और उनमें से कोई भी एक मामला संज्ञेय है, तो ये मामला संज्ञेय समझा जाएगा। मतलब ऐसा है कि 1 नंबर पे ऑफेंस असंज्ञेय, 2 नंबर संज्ञेय, 3 नंबर असंज्ञेय, 4 नंबर असंज्ञेय। अब ये एक इकलौता जो 2 नंबर पे संज्ञेय मामला है, तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को हम संज्ञेय ही मानेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर बल्क में, मतलब गुच्छों में, मतलब 2 से अधिक अपराध हैं और एक अपराध संज्ञेय है, और अनदर जितने भी अपराध हैं, चाहे वो 2 हो, अधिकतम 3 हो, 5 हो, 8 हो, अधिकतम कितने भी हो, तो उस पूरे मामले को हम संज्ञेय मामला ही मानेंगे। ये 155(4) कहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चा वाला टॉपिक जो आए दिन हम कचहरी में सुनते हैं, हमने उस पर काम भी किया होता है, हम उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं, कि
हमारी एफआईआर नहीं हो रही, हमने 156(3) डाल दी। अब 156(3) क्या होती है, कैसे होती है, कब होनी चाहिए, 156(3) में होता क्या है, क्या साहब जो है मजिस्ट्रेट साहब है ये कह देते हैं कि आप इनकी एफआईआर लिख लो, ये कुछ और कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन 156। सेक्शन 156 की जो हेडिंग है वो कहती है संज्ञेय संज्ञेय मामलों को अन्वेषण करने, अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। मतलब इसमें पुलिस की उन पावर्स को बताया गया है जो किसी संगीन अपराध को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके पास दी गई है, उनके पास होती है। तो इसमें जो पहली 156(1) जो कहता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई भी थाने का भाषात्मक अधिकारी, मतलब उसके थाने की सीमाओं के अंदर की बात हो रही, ये नहीं कि आप रहते हैं प्रयागराज और चले गए गाजियाबाद, ऐसा नहीं है। आपके थाने की सीमाओं के अंदर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संगीन मामले में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये 56(1) कहता है। 56(2) ये कहता है जो अधिकारी कार्रवाई कर रहा है, जो पुलिस अधिकारी इस बाबत कि मामला संगीन है और वो उसमें कार्रवाई कर रहा है, तो उस प्रकरण में उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा कि आप इसे करने के लायक हैं या नहीं है, या आप इसके लिए सशक्त हैं या नहीं है। नंबर 2 ये कहता है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट 156(3) जो आए दिन सुनने को हमें मिलती है, तो 156(3) है क्या। 156(3) में ये बताया गया है कि जो इसी संहिता की धारा 190 में, धारा 190 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट कब और किन किन मामलों में संज्ञान ले सकते हैं। उसके अधीन, उसके अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट है, मतलब उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास हम 156(3) लेके जा रहे हैं और उनको 190 का पावर है, वो उसके अधीन है, वो उसके साथ बाउंड है कि हाँ ये संज्ञान ले सकते हैं, तब मजिस्ट्रेट साहब जो पहले जितने तरीके बताए गए हमने 155 में, 154 में, उसके अंतर्गत ये आदेश कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाता है 156(3) में। एफआईआर लिखने के लिए कभी नहीं किया जाता कि आप इनकी एफआईआर लिख लें। अब मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि मजिस्ट्रेट साहब जो है वो 190 की पावर है उनके पास, 190 का पावर जब उनके पास है तो वो संज्ञान ले सकते हैं। अब हम 156(3) का प्रार्थना पर लेके गए, हमने प्रेयर की कि साहब हम थाने गए, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। हमने एसपी साहब के लिए बाया पोस्ट लेटर भी भेजा, तब भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसका हम ट्रैकिंग रिपोर्ट भी दिखा देते हैं एज ए प्रूफ कि भाई ये पहुंच चुका है वहां, इसके बावजूद हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब जब कुछ नहीं मिला, जब कहीं से हमारा कुछ नहीं हुआ, तब हम सरकार के सामने आए हैं, सरकारी शरण में आए हैं, तब हमारी सुन ली जाए, ये हम उसमें प्रेयर करते हैं। तब जो ऑफिसर हैं जिनके पास 190 की पावर है, तो वो ये आदेश कर देते हैं कि संबंधित थाना के लिए कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। अब बात ये आती है टेक्निकल चीज, जब बात तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहे हैं, और कोई थाने का व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकता है जब वो उसको एज ए एफआईआर अपने पास रजिस्टर्ड कर ले। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर होती है।
ये इसका मेन सीधा सा क्रक्स निकल के आता है। इसीलिए हम आए दिन आके देखते हैं कोर्ट में, कचहरी में, कि हमने 156(3) के तहत उनके ऊपर एफआईआर करा दी। तो एफआईआर 156(3) की नहीं होती, 156(3) का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है, मतलब रिजल्ट है कि हमें एफआईआर करनी पड़ती, रजिस्टर करनी पड़ती तब। तो इसमें हम देख लेते हैं जो धारा 155 156(1) जो कहती है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। कौन कर सकता है? इसमें बात यह है, पूरा सेंटेंस ये, थाने का भाषातक अधिकारी, मतलब पुलिस अधिकारी की बात हो रही है यहाँ पर। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। 156(1) 156(2) कहती है पुलिस अधिकारी के अधिकारी की कार्रवाई पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। किया जाएगा क्योंकि वो सशक्त है या नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आए दिन हम देखते हैं 156(3) इंपॉर्टेंट धारा 190, मतलब धारा 190 वही है जो मजिस्ट्रेट को पावर देती है किसी भी ऑफेंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर संज्ञान लेने की। के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर 56(3) में वो इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे रहे हैं जज साहब, मतलब जो भी मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे रहे हैं कि भैया इन्होंने जब इतनी बार ये कह रहे हैं, भैया आपके थाने में भी गए, एसपी साहब के यहाँ से भी इन्हें कुछ नतीजा नहीं मिला, तो अब ये जब हमारे पास आए और हमारे पास ये पावर है जो कि हमें 190 से मिलती है, सेक्शन 190 से मिलती है कि हम इस पर संज्ञान ले सकते हैं, तो अब हम ये कहते हैं कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें। जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए हमको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। ये 156(3) कहती है। आज हमने सेक्शन 155 और सेक्शन 156(2) देखे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा हम इसमें देखने वाले हैं सेक्शन 157 से आगे का हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर जो मैंने आज बताया है इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज आपके मन में आती है, कोई भी डाउट आपको लगता है, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट, मेरी नॉलेज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अगर आपको ये अच्छी लगती है, आपको इससे कुछ भी फायदा होता है, तो प्लीज अपने दूसरे ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो जुडिशरी में तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इवन लॉ स्टूडेंट भी है, अगर एलएलबी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं एलएलबी कर रहे हैं तो ये हम उनके सिलेबस का पार्ट है, वहां उन लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। अभी चैनल नया है तो ग्रो करने में थोड़ी सी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे वीडियो में आने वाले इसके जो आगे की सेक्शन है वो देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।